तो यहां पे देखेंगे कि पूछेगा आपसे कि डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत नहीं दिया होगा, ठीक है, ये यदि नहीं दिया होगा तो फिर इसके स्थान पे क्या दे सकता है, फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, और यदि नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, राइट हैंड यानी क्या होता है, दाएं हाथ के नियम पर यह कार्य करता है, ठीक। इसी तरह से यदि आपको यदि बोलता है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, कार्य करती है, तो डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो क्या लिखोगे, तो लिखेंगे लॉरेंज बल के सिद्धांत पर, लॉरेंज बल के सिद्धांत पे, ठीक। यदि ये नहीं दिया होगा तो क्या लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि ये भी नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है। अब जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है, उस ईएमएफ की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईएमएफ की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा हम किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, ठीक है। यदि बोलेगा मोटर के घूमने की दिशा, जो डीसी मोटर है इसके घूमने की दिशा, ठीक है, किससे ज्ञात करोगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। तो डीसी मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। या बोलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र है ये, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को रख दिए हैं और इस चालक तार से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या करनी चाहिए, धारा प्रवाहित चालक तार है जो कहां पे रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो धारा प्रवाही चालक तार जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, इस पर बल की दिशा हम किससे ज्ञात करेंगे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित चालक तार पर बल की दिशा किससे ज्ञात करोगे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये समझ में आया। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और दाएं हाथ का, ये बायां हाथ है, ठीक है, और ये जो है दायां हाथ है, दायां हाथ है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो बायां हाथ है इसमें जो तर्जनी होती है, तर्जनी समझते हो, है ना, इसको क्या बोलते हो, तर्जनी। तो तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक। और जो हमारी मध्यमा है, मध्यमा क्या बताती है, तो धारा की दिशा या चालक में धारा की दिशा, ठीक। तो अंगूठा क्या बताता है, तो अंगूठा बताता है
चालक पर बल की दिशा, चालक पर बल की दिशा। तो ये कौन बताता है हमको? अंगूठा बताता है। ठीक है, तो तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में धारा की दिशा, और अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा। ठीक है, तो ये बायां है, लेफ्ट हैंड, जिसको हम मोटर में यूज करेंगे। दायां हाथ सेम वही लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो तर्जनी है, ये तर्जनी क्या बताएगी? सेम। क्या बताएगी? सेम, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही बताएगी। तो यहां पे भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही बताएगी। ठीक है, दूसरा जो अंगूठा है ये क्या बताएगा? बल की दिशा ही बताएगा, ये बल की दिशा ही बताएगा। ठीक है, और मध्यमा जो है वो मध्यमा क्या बताएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो मध्यमा है ये मध्यमा क्या बताएगी आपको? सेम। ठीक है, तो ये क्या बताएगी? चालक में धारा की दिशा बताएगी। तो इसमें हम ये दोनों देते हैं, यहाँ पे ये हम दोनों देते हैं, ये मिलता है। यहाँ पे हम ये दोनों देते हैं, ये मिलता है, बस अंतर इतना होता है। हाँ वही, बल धारा की दिशा, धारा किस दिशा में जाएगी? ईएमएफ की दिशा में। तो जिस दिशा में ईएमएफ उत्पन्न होती है उसी दिशा में धारा जाती है। तो चालक में प्रेरित ईएमएफ लिख सकते हो, तो चालक में प्रेरित ईएमएफ लिख दो यहाँ पे, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। ठीक, इतना समझ में आया? तो दोनों में सेम। ठीक है, अंगूठे उंगलियां सेम चीज ही बताती हैं। ठीक है, अब दूसरा कि लेंज का नियम, लेंज का नियम काय के लिए करते हैं यूज? तो लेंज के नियम का प्रयोग काय के लिए करते हैं? बोलो, लेंज के नियम का प्रयोग काय के लिए करते हैं? तो लेंज के नियम का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? तो इसका यूज करते हैं धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, किसमें? तो यदि किसी कॉइल में स्टैटिकली इंड्यूस्ड होती है ईएमएफ, ठीक है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि स्थिरजन्य प्रेरित ईएमएफ, जो स्थिरजन्य प्रेरित ईएमएफ होती है, इसके कारण यदि किसी भी कॉइल में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा की दिशा हम किससे पता करते हैं? लेंज के नियम से पता करते हैं। तो आपको ऐसे पूछेगा लेंज के नियम का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? तो लेंज का नियम का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लेंज के नियम का प्रयोग काय के लिए करते हो? धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में यदि आपको बोलता है कि 3 फेज प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पे काम करती है बताओ भैया? नाम ही उसका प्रेरण है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस पे काम करेगी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगी। ठीक है, यदि बोलता है सिंगल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पर काम करेगी? तो नाम में ही प्रेरण है, तो किस सिद्धांत पे काम करेगी? तो सेम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगी। तो सिंगल फेज मोटर भी किस सिद्धांत पे काम करेगी? है ना, सिंगल फेज प्रेरण मोटर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगी। अब सिंगल फेज प्रेरण मोटर के अलावा और भी होती हैं सिंगल फेज मोटर, है ना। तो जैसे आपको बोला कि सिंगल फेज जो आपकी सिंगल फेज जो हिस्ट्रेसिस मोटर है, हिस्ट्रेसिस मोटर ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये शैथिल्य हानि के सिद्धांत पर, हिस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है? शैथिल्य, तो ये शैथिल्य हानि के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो शैथिल्य हानि के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि आपको बोला कि रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठंभ, प्रतिष्ठंभ मोटर है, तो रिलक्टेंस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये प्रतिष्ठंभ के ही सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो प्रतिष्ठंभ यानी कि रिलक्टेंस के सिद्धांत पर ही ये कार्य करती है।
एक होती है रिपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? रिपल्सन। तो प्रतिकर्षण मोटर रिपल्सन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो प्रतिकर्षण के ही सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सिंपल है, जो नाम में लिखा है वही सिद्धांत है। प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम के सिद्धांत पे, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे, शैथिल्य मोटर शैथिल्य हानि के सिद्धांत पे। ठीक है। अब यदि बच गया आपका जो अल्टरनेटर है, ठीक है, अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर बोलते हो। तो जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक, तो ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अल्टरनेटर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये चुंबकीय लॉकिंग, चुंबकीय लॉकिंग को क्या बोलते हैं? फॉगिंग बोलते हैं। फॉगिंग पढ़े हो गए नहीं? तो चुंबकीय लॉकिंग है, फॉगिंग हो जाती है स्टेटर और रोटर दोनों के पोल के बीच में, है ना। तो फॉगिंग के सिद्धांत पर, चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर जो ये है यहाँ पे कार्य करती है। ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो मशीनें हैं, इस तरह से ये यहाँ पे कार्य करेंगी। तो समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद में यदि बोलता है कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ कैसी होती है? बताओ, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ कैसी होती है? वो तो वो एसी होती है। कैसी होती है? एसी होती है। और उसकी आकृति कैसी होती है? ज्यावक्री होती है। तो यदि बोलेगा डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ क्या होती है? एसी होती है, डीसी नहीं होती है। ठीक है। कैसी होती है? एसी और ज्यावक्री होती है। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ एसी और ज्यावक्री आकृति की होती है, साइनोसॉइडल उसको बोलते हैं। ठीक। तो फिर इसको हम डीसी जनरेटर क्यों बोले? तो इसमें हम इस एसी को किस में बदलते हैं? डीसी में। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर में कार्य, तो कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर में क्या कार्य होता है? बताओ भी। तो डीसी जनरेटर में क्या करता है? आर्मेचर में जो एसी धारा है, इस एसी धारा को बाहरी परिपथ में क्या करता है? डीसी धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो एसी को जो डीसी में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं? दिष्टकारी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो कम्यूटेटर है वो एक यांत्रिक दिष्टकारी है। यांत्रिक दिष्टकारी यानी कि यांत्रिक रेक्टिफायर है, मैकेनिकल रेक्टिफायर है। ठीक। यदि इसी को बोल देगा कि कम्यूटेटर का क्या कार्य है? डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? उल्टा हो जाता है कि इसको हम देते हैं डीसी, मोटर को क्या देते हो आप? डीसी। तो मोटर को हम डीसी धारा देते हैं और वो उसको आर्मेचर में किस में बदलता है? एसी धारा। तो कम्यूटेटर जनरेटर में अलग कार्य कर रहा है और मोटर में उसके विपरीत कार्य कर रहा है, अलग कार्य करता है। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में यदि आपको बोलता है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो कम्यूटेटर भाई किसका बनाते हैं? किस पदार्थ का बनाते हैं? तो उसको बोलते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो कम्यूटेटर किसका बनाते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाते हैं। ठीक है। और कम्यूटेटर में हम क्या करते हैं? ऐसे टुकड़े बनाते हैं और उन टुकड़ों को क्या करते हैं? माइका द्वारा, अभ्रक के द्वारा
इंसुलेट करते हैं। तो यदि बोलेगा कि कम्यूटेटर, कम्यूटेटर खंड, खंड यानी क्या हो गया, सेगमेंट को किससे इंसुलेट करते हैं, किससे इंसुलेट करते हो भाई, तो क्या बोलोगे, माइका। माइका यानी क्या हो गया, अभ्रक। तो कम्यूटेटर के खंडों को हम किसके द्वारा इंसुलेट करते हैं, माइका के द्वारा इंसुलेट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कि जो हमारा डीसी जनरेटर है उसका जो बाहरी आवरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। योक किसका बनाया जाता है, तो योक जो है, ठीक है, कास्ट स्टील, कास्ट स्टील को हिंदी में क्या बोलोगे, ढलवा इस्पात, इसका बनाते हैं। ठीक, किसमें बनाते हैं, जो बड़ी मशीन होती हैं, बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, जो छोटी मशीन होती हैं, छोटी मशीनों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो योक जो है ये क्या करता है, पूरी मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, पोल कोर को पकड़ के रखता है स्क्रू बोल्ट के द्वारा। ठीक, और जो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स होती है उस चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने के लिए निम्न प्रतिष्ठंभ का मार्ग प्रदान करता है। ठीक, पोल कोर और पोल शू किसके बनाए जाते हैं, तो वो भी कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा यहाँ पे कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर कंडक्टर को कम्यूटेटर में कहां पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग के चालक को कम्यूटेटर पर कहां जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं, तो कहां जोड़ते हैं इसको, राइजर पर। तो कम्यूटेटर पे राइजर होता है, तो उस राइजर पे आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर को जोड़ते हैं। और जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जोड़ने के लिए कॉपर के लग होते हैं, कॉपर लग लगाते हैं, और प्लस क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, जिससे कि लूज कनेक्शन वहां पर होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको डीसी मशीन जो होती है इसमें जो हम ब्रश यूज करते हैं, कौन कौन से ब्रश यूज करते हैं इसमें, तो एक हम यूज करते हैं कॉपर, कॉपर ब्रश, एक यूज करते हैं ग्रेफाइट ब्रश, और एक यूज करते हैं हम यहाँ पे कार्बन ब्रश। ठीक है, तो जो कॉपर ब्रश है इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, उच्च धारा, जहां पे मशीन में उच्च धारा है वह निम्न वोल्टेज है, तो निम्न वोल्टेज की जो मशीन होती है, उच्च धारा की मशीन होती है, उसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, मध्यम वोल्टेज की मशीन में किसका यूज करते हो, ग्रेफाइट का, और उच्च वोल्टेज की मशीन में किसका यूज करते हो, कार्बन का यूज करते हो। ठीक है, प्रत्येक जो कॉपर ब्रश होता है ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो प्रत्येक कॉपर ब्रश लगभग 0.39 वोल्ट ड्रॉप करता है। प्रत्येक ग्रेफाइट ब्रश कितनी वोल्ट ड्रॉप करता है, लगभग 0.5 वोल्ट। प्रत्येक कार्बन ब्रश कितनी वोल्ट ड्रॉप करता है, 1 वोल्ट। तो किसी भी मशीन में न्यूनतम कितने ब्रश की आवश्यकता होती है, 2 ब्रश की। तो न्यूनतम ब्रश के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यदि कार्बन यूज कर रहे हो तो 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ब्रश को कब बदलना चाहिए, तो ब्रश को कब बदलना चाहिए, तो जब ब्रश 2/3 घिस जाते हैं। ठीक है, तो जब ब्रश 2/3 घिस जाते हैं तो उनको बदलना चाहिए, घिर लिख दिया, घिस जाते हैं तो उनको बदलना चाहिए। ठीक है, ब्रश को कहां पर रखते हैं, तो ब्रश को कहां पे रखते हैं, ब्रश होल्डर होता है, इस ब्रश होल्डर में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ब्रश को रखने के लिए होल्डर होता है। ब्रश घूमता है क्या, ब्रश जो है वो घूमता है क्या, तो ब्रश घूमता नहीं है। ठीक है, तो ब्रश घूमता है क्या, तो ब्रश घूमता नहीं है। ठीक,
तो याद रखना है कि इसमें जो ब्रश है वो घूमता नहीं है। तो ब्रश करता क्या है, तो ब्रश क्या करता है, आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है ना, उसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी, तो कम्यूटेटर से धारा को लेकर किसको देता है, लोड में। ठीक है, तो ब्रश घूमता नहीं है, स्थिर रहता है, कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ रहता है, और कम्यूटेटर से धारा लेकर के किसको देता है, ये लोड को देता है। ये काम ब्रश का यहाँ पे होता है। ठीक है, जो बियरिंग होती है, बियरिंग किस पदार्थ की बनाते हैं, तो बियरिंग किसकी बनाते हैं, किस पदार्थ की बनाते हैं बियरिंग, क्रोम स्टील, भूल गए हो सब, क्रोम स्टील। शाफ्ट किसका बनाते हैं, माइल्ड स्टील, तो शाफ्ट बनाते हैं माइल्ड स्टील का। ठीक है, वाइंडिंग चाहे फील्ड में करें चाहे हम आर्मेचर में करें, वो वाइंडिंग हमेशा किस पदार्थ की करेंगे, वाइंडिंग के लिए हमेशा कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे, कॉपर का। तो वाइंडिंग हम कोई भी करें उसके लिए हम कॉपर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, कॉपर वायर की वाइंडिंग करते हैं। अब यदि बोलेगा कि कार्बन ब्रश का धारा घनत्व कितना होता है, तो धारा घनत्व, ठीक है, कार्बन ब्रश का कितना होता है, तो होता है 5 से 7 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कॉपर ब्रश का धारा घनत्व कितना होता है, तो इसका होता है लगभग 23 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इनका धारा घनत्व यहाँ पे होता है। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारा डीसी जनरेटर होता है या डीसी मोटर भी होती है, दोनों में ही एक क्या होती है, लैप वाइंडिंग होती है, और दूसरी क्या होती है, वेव वाइंडिंग होती है। ठीक, तो जो लैप वाइंडिंग होती है, इस लैप वाइंडिंग का यूज, इस लैप वाइंडिंग में पहले देख लो आप समांतर पथ, या पहले देख लो कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश कितने होते हैं इसमें, तो ध्रुवों की संख्या के बराबर, ध्रुवों की संख्या, पी का मतलब क्या है, ध्रुवों की संख्या, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो कार्बन ब्रश किसके बराबर होते हैं, ध्रुवों की संख्या के बराबर होते हैं। इसमें कितने कार्बन ब्रश यूज करेंगे, तो इसमें कार्बन ब्रश की संख्या क्या होती है, 2। इसमें जो समांतर पथ होते हैं, समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, ध्रुवों की संख्या के बराबर। इसमें समांतर पथ कितने होते हैं, तो इसमें समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, यदि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है, कैसी वाइंडिंग है, मल्टीप्लेक्स, तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है तो समांतर पथ की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, MP। यदि इसमें भी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है, मल्टीप्लेक्स, तो इसमें भी मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग है तो समांतर पथ की संख्या कितनी हो जाएगी, 2M हो जाएगी। ठीक है, तो सिंप्लेक्स जो होती है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, इसके लिए M का मान कितना रखते हैं, 1। डुप्लेक्स वाइंडिंग के लिए M का मान कितना रखते हैं, 2। ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए M का मान कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। लैप वाइंडिंग का प्रयोग काय के लिए करते हैं, उच्च धारा निम्न वोल्टेज। ठीक है, जैसे वेल्डिंग, जनित्र, तो इसमें इसका यूज करते हैं। इसका जो यूज है वो हम काय के लिए करते हैं, तो उच्च वोल्टेज निम्न धारा के, इसका प्रयोग यहां पे किया जाता है। ठीक, तो ये प्रयोग आपको यहां पे याद रखने हैं दोनों के। कॉपर मटेरियल लैप वाइंडिंग मतलब दोनों में समान। इसमें क्या होता है कि आप वाइंडिंग कैसी करनी चाह रहे हो उस पर निर्भर करता है ना भाई। आप वाइंडिंग के लिए दोनों में यदि समान चालक यूज करोगे, चालक की संख्या दोनों में समान होगी तो समान लगेगा। यदि इसमें हम जो वाइंडिंग कर रहे हैं उसमें यदि हम 800 कंडक्टर यूज कर रहे हैं, इसमें भी 800 कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो दोनों में समान लगेगा चालक। यदि ऐसे बोलता है कि समान वोल्टेज, आपको क्या चाहिए, समान वोल्टेज व समान धारा, धारा भी क्या चाहिए आपको, तो वोल्टेज भी समान चाहिए और धारा भी समान चाहिए। ठीक है, तो उस स्थिति में किसमें कम कॉपर लगेगा या किसमें कम
कॉपर लगेगा, किस में अधिक लगेगा या किस में कम लगेगा, तो उस समय उसकी गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि देखेंगे कि दोनों में क्या वो है, डिफरेंस है, उच्च धारा है इसमें तो वोल्टेज कम है, यदि इसकी धारा ज्यादा है, इसकी धारा ज्यादा है तो वोल्टेज कम है, तो इसकी यदि वोल्टेज ज्यादा है तो धारा क्या है, कम है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों का गुणनफल लगभग क्या आएगा, सेम। तो लगभग दोनों में क्या होगा, समान कंडक्टर वहां पे लगेगा, तो दोनों में लगभग कंडक्टर का मान कैसा रहेगा, यहाँ पे समान रहेगा। सुन में, तो दोनों में लगभग समान कंडक्टर यहाँ पे आपको लगेंगे। क्लियर है ये? तो अब इसके बाद में जो एक शब्द आया मल्टीप्लेक्स, तो मल्टीप्लेक्स जो वाइंडिंग है, इस मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, तो हम उच्च धारा व निम्न वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो उच्च धारा निम्न वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा डमी कॉइल होती है, डमी कॉइल, तो डमी कॉइल किस जनरेटर में यूज करते हैं, मतलब किस वाइंडिंग में यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग में या फिर वेव वाइंडिंग में, तो इसको हम यूज करते हैं वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो बोलेगा डमी कॉइल किस में यूज करते हो, वेव वाइंडिंग में। डमी कॉइल क्यों यूज करते हो, तो आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन, आर्मेचर को क्या करता है, यांत्रिक संतुलन प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए वेव वाइंडिंग में हम डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जनरेटर जो होते हैं इसमें जो ईएमएफ इक्वेशन है वो याद रखना है, जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको याद रखना है। तो जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है और एक सेल्फ एक्साइटेड होता है। ठीक है, और सेल्फ एक्साइटेड में कौन कौन से होते हैं, शंट, सीरीज, कंपाउंड, कंपाउंड में कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, एक होता है लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक है, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कंपाउंड जनरेटर जो है इसमें हमने शंट फील्ड वाइंडिंग को कहां पे लगा दिया है, सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के समांतर में, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि यदि हमने शंट फील्ड वाइंडिंग को केवल कहां लगाया है, आर्मेचर के समांतर में, तो क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक, तो यहां पे पूछ सकता है कि शॉर्ट शंट कंपाउंड में जो ये फील्ड कॉइल है ये किसके द्वारा उत्तेजित होती है, तो ये किसके द्वारा उत्तेजित होती है, लोड धारा के द्वारा उत्तेजित होती है। ठीक है, यहां पे जो फील्ड कॉइल है, कौन सी फील्ड कॉइल है, श्रेणी, तो ये किसके द्वारा उत्तेजित होती है, आर्मेचर धारा के द्वारा उत्तेजित होती है। ये दोनों में अंतर यहां पे है, शॉर्ट शंट में, ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लोड धारा के द्वारा उत्तेजित होती है, लॉन्ग शंट में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर धारा के द्वारा उत्तेजित होती है। ठीक है, शंट जनरेटर किसको बोलते हैं, तो शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ते हो, समांतर में, तो इसको बोलते हैं हम शंट जनरेटर। सीरीज जनरेटर किसको बोलते हो, जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्षेत्र कुंडली, फील्ड वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, क्षेत्र कुंडली, सीरीज फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्षेत्र कुंडली। ठीक है, तो ये श्रेणी जनरेटर हो गया, ये श्रेणी जनित्र हो गया ये, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये है ना, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसको बोलोगे शंट क्षेत्र कुंडली। शंट का मतलब क्या होता है, समांतर में, और श्रेणी का मतलब तो पता ही है, श्रेणी में, सीरीज में। ठीक है, तो शंट का मतलब क्या होता है, समांतर में, और श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज में। तो ये सबको पता ही है यहाँ पे, है कि नहीं, तो समझ में आया।
समझ में आया? तो इस तरह से ये शंट और ये श्रेणी यहां पे होते। अब इसमें जो शंट वाइंडिंग होती है, ये शंट वाइंडिंग कैसी होती है? तो ये शंट वाइंडिंग पतले तार, पतले तार, उच्च प्रतिरोध, ज्यादा टर्न की होती है, ज्यादा टर्न की होती है। ठीक। और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है? तो ये मोटे तार, ठीक है, निम्न प्रतिरोध और कम टर्न की होती है। तो ये यहां पे दोनों में जो है अंतर होता है। तो समझ में आया? ये दोनों में क्या होता है, यहां पे ये अंतर होता है। ठीक, क्लियर है? तो ये दोनों में, शंट में और श्रेणी में अंतर यहां पे होता है। तो एक मोटी और दूसरी पतली। तो ये बोलेगा कि हम कैसे देख के पता करेंगे कि कौन सा शंट जनरेटर है और कौन सा सीरीज जनरेटर है? तो उसकी फील्ड वाइंडिंग को देख लेंगे। तो जिसकी फील्ड वाइंडिंग में मोटा कॉपर वायर है और कम टर्न है तो वो, और जिसमें पतला कॉपर वायर है और ज्यादा टर्न है तो क्या हो जाएगी? शंट हो जाएगी। तो इस तरह से देख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा शंट जनरेटर है और कौन सा सीरीज जनरेटर है। ठीक। दूसरा कि इनका EMF समीकरण आपको याद रखना है। तो EMF समीकरण जो होता है जनरेटर का, क्या होता है? तो 5Zn/60 इंटू P/E। तो इतने वोल्ट की EMF जो होती है वो जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित होती है। ठीक है। तो इसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको, मैंने न्यूमेरिकल क्लास में कराए हैं आपको, है ना? तो उनको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? फ्लक्स है प्रति पोल। Z क्या है? आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। N क्या है? आर्मेचर की स्पीड। P क्या है? ध्रुवों की संख्या, पोल की संख्या। और A क्या है? समांतर पथ की संख्या होती है। ठीक है। तो इसको आपको एकदम याद रखना है। तो यदि बोलेगा कि दो पोल के लिए, यदि हम दो पोल के लिए जनरेटर बनाएं, लैप वाइंडिंग में बनाएं और वेव वाइंडिंग में, तो दोनों में प्रेरित EMF का मान क्या होता है? समान होता है। तो दो पोल की संख्या के लिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों में प्रेरित EMF का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, दो पोल की संख्या के लिए, चाहे वो लैप वाइंडिंग होगी चाहे वो वेव वाइंडिंग होगी, तो दोनों में जो प्रेरित EMF होगी, इस EMF का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक। कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, वो आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार की वाइंडिंग होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है कि आर्मेचर वाइंडिंग एक क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। क्लोज सर्किट यानी क्या होता है? बंद परिपथ वाइंडिंग होनी चाहिए। तो आर्मेचर वाइंडिंग में मुख्य विशेषता कैसी होनी चाहिए? कि वो एक बंद परिपथ वाइंडिंग होनी चाहिए, वो एक क्लोज सर्किट वाइंडिंग यहां पे होनी चाहिए। तो ये आपको आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में यहां पे याद रखना है। ठीक। तो आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में ये आपको यहां पे याद रखना है। इसके बारे में, इसके बाद में यदि पूछेगा कि जनरेटर में ना, या डीसी मशीन में भी ऐसे पूछ सकता है कि डीसी मशीन में कौन सी हानि सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है। तो डीसी मशीन में सबसे अधिक हानि कौन सी होती है? तो ताम्र हानि। कौन सी हानि अधिक होती है? ताम्र हानि। ताम्र हानि यानी क्या हो गया? कॉपर लॉस। ठीक। यदि ये नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? आर्मेचर ताम्र हानि। आर्मेचर ताम्र हानि। तो ये सबसे अधिक हानि होती है। सबसे कम कौन सी हानि होती है? तो सबसे कम होती है यांत्रिक हानि। तो डीसी मशीन में सबसे कम हानि कौन सी होती है? यांत्रिक हानि होती है। ठीक। अभी ये बोलेगा कि स्ट्रे हानि, स्ट्रे हानि क्या होती है? तो स्ट्रे हानि जो होती है, ये
यांत्रिक हानि और चुंबकीय हानि, इन दोनों का योगफल होती है। तो यांत्रिक हानि और चुंबकीय हानि को क्या बोलते हैं? दोनों का योगफल को स्ट्रे हानि बोलते हैं। या फिर बोलेगा कि डीसी मशीन में जो रोटेशनल लॉस यानी कि घूर्णी या घूर्णन हानि कौन सी होती है? तो कौन सी हानि होती है? स्ट्रे। तो घूर्णन लॉस या स्ट्रे लॉस दोनों क्या है? सेम। तो घूर्णन हानि में कौन कौन सी हानि आ जाती है? यांत्रिक हानि, और दूसरा क्या आ जाता है? चुंबकीय हानि आ जाती है। ठीक है। यदि बोलेगा कि लोह हानि कौन सी हानि होती है? तो लोह हानि कौन सी हानि होती है? चुंबकीय हानि होती है। यदि बोलेगा कि जो शैथिल्य हानि होती है, शैथिल्य हानि, और जो कोर हानि होती है, कोर मतलब कि आपकी भंवर धारा हानि होती है, भंवर धारा हानि। तो शैथिल्य हानि और भंवर धारा हानि है ना, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? लोह हानि। दोनों मिलके क्या बनती है? लोह हानि। ठीक है। लोह हानि को ही क्या बोलते हैं? कोर हानि। और इसी को हम चुंबकीय हानि बोलते हैं। यांत्रिक हानि का मतलब क्या होता है? घर्षण हानि। घर्षण हानि। तो यदि बोलेगा विंडेज हानि, ठीक है, विंडेज हानि कौन सी हानि होती है? तो यांत्रिक हानि होती है। विंडेज हानि कौन सी हानि होती है? यांत्रिक हानि होती है। या विंडेज हानि कौन सी हानि होती है? रोटेशनल लॉस होता है। ठीक है। या फिर जो लो हानि है, चुंबकीय हानि है, कौन सी हानि होती है? रोटेशनल लॉस होता है। ठीक है। यांत्रिक हानि और चुंबकीय हानि का योगफल क्या कहलाता है? स्ट्रे हानि कहलाता है। ठीक। तो डीसी मशीन में हमने पढ़ा था कि उच्चतम दक्षता की शर्त, उच्चतम दक्षता की शर्त। तो डीसी मशीन में उच्चतम दक्षता की शर्त क्या होती है? तो इसकी स्थिर हानि किसके बराबर होती है? परिवर्ती हानि के बराबर। ठीक है। तो यहां पे स्थिर हानि बराबर क्या होती है? परिवर्ती हानि। तो डीसी मशीन में स्थिर हानि परिवर्ती हानि आपस में दोनों क्या होंगी? बराबर। तो इसकी दक्षता क्या होगी? उच्चतम होगी, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो। ये डीसी मशीन दोनों के लिए क्या है? समान। ठीक है। अब यदि बोलेगा कि जनरेटर की दक्षता क्या होती है? तो जनरेटर की दक्षता क्या होती है? तो जनरेटर की दक्षता क्या होती है? तो 95% होती है। कितनी परसेंट होती है? 95% होती है। मोटर की दक्षता कितनी होती है? डीसी मोटर की दक्षता, ठीक है, तो वो 90% के लगभग होती है। 95 से कम रहेगी, 90 है ना, से कुछ ज्यादा रहेगी। तो 90 से 95 के बीच में आप बोल सकते हैं। जनरेटर की 95 होती है, तो जनरेटर से थोड़ी कम होती है मोटर की। ठीक। दूसरा यहाँ पे जनरेटर की दक्षता को कैसे निकालेंगे? तो जनरेटर की दक्षता की गणना कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे आउटपुट पावर। ये क्या है? पावर, आउटपुट पावर हो गई। ठीक, समझ में आ गया? आउटपुट पावर। और ये आउटपुट पावर प्लस क्या लिखेंगे? लॉस, और गुणित कर देंगे 100 से गुणा। तो ये जनरेटर की दक्षता का सूत्र हो जाएगा। मोटर की दक्षता कैसे निकालेंगे? तो मोटर की दक्षता निकालने के लिए आप लिखोगे इनपुट पावर। क्या लिखोगे? इनपुट पावर। और इनपुट माइनस क्या लिखोगे? लॉस। और 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो गई? प्रतिशत। तो ये जनरेटर के लिए यूज करेंगे, और ये किसके लिए? मोटर के लिए। तो दक्षता निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? तो दक्षता निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? लॉस की। तो यदि हमें लॉस पता है तभी हम क्या कर सकते हैं? दक्षता निकाल सकते हैं। तो दक्षता की गणना करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मशीन के लॉस पता होने चाहिए। और यदि हमें मशीन के लॉस पता है तो हम क्या कर सकते हैं? दक्षता की गणना कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि दक्षता की गणना करने के लिए किसकी आवश्यकता
होती है। ठीक, दूसरा कि जो हिस्टेसिस लॉस होता है इसका सूत्र क्या होता है? शैथिल्य हानि, किसका सूत्र है ये? शैथिल्य हानि। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर क्या है? 1.6। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, कोर के पदार्थ का आयतन है, तो इतना वॉट ये हानि होती है। तो ये क्या है? एक स्थिरांक है। ठीक है, जो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैनमेट्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये क्या है? उच्चतम फ्लक्स घनत्व है ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय, ठीक है, व्युत्क्रम की आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल इसको बोलते हैं। और ये है, वोल्टेज नहीं है, याद रखना, कोर के पदार्थ का आयतन है, कोर के पदार्थ का आयतन। तो ये सूत्र याद रखना है। यदि बोल दिया हिस्टेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या संबंध में होता है? फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे दे दिया। तो किस पे निर्भर करता है ये? तो फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्लक्स घनत्व की घात कितनी है? 1.6। और कोर का क्या है? आयतन है। तो इस हानि को हम कैसे कम करते हैं? शैथिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा यहां पे देखेंगे शैथिल्य हानि के बाद में भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि, तो भंवर धारा हानि जो है इसको WE से दर्शाते हैं। और जो भंवर धारा हानि का सूत्र होता है ये स्थिरांक है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्लक्स घनत्व का वर्ग, फ्रीक्वेंसी का वर्ग, कोर के लेमिनेशंस की थिकनेस जो होती है उसका वर्ग, और पदार्थ का आयतन। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारी लोहे की कोर होती है, यहाँ लिख देते हैं। तो जो लोहे की ऐसे कोर होती है, आर्मेचर कोर, उसको क्या करते हैं? ऐसे पतले 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 टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है, और प्रत्येक टुकड़े की मोटाई कितनी होती है? 0.63 से mm से लेकर के 0.6 mm तक हो सकती है। अलग अलग मशीनों में अलग अलग साइज हो सकता है। ठीक, तो इनको हम टुकड़ों को क्या करते हैं? कुचालक वार्निश होता है, तो कुचालक वार्निश के द्वारा क्या करते हैं? इंसुलेट करते हैं, उसकी एक परत चढ़ा देते हैं और फिर उस सबको जोड़कर कोर बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? लैमिनेटेड कोर, या फिर पटलित पटलित कोर इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लैमिनेटेड कोर इसको बोलते हैं। ठीक, तो लैमिनेटेड कोर का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? भंवर धारा हानि को घटाने के लिए। किसके द्वारा इंसुलेट किया जाता है? वार्निश। ठीक है, किसके द्वारा इंसुलेट करते हैं? वार्निश के द्वारा इंसुलेट करते हैं। ठीक, तो जो एडी करंट हानि है, भंवर धारा हानि है, ये किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा किस पर निर्भर करती है? फ्लक्स घनत्व की घात 2, फ्रीक्वेंसी की घात 2, जो ये थिकनेस रखे हैं 0.3 mm से 0.6 mm, तो इसकी घात क्या है? 2। और V क्या है? कोर का जो ये पदार्थ है पूरा, इसके पदार्थ का आयतन। ठीक, तो ये सूत्र है इसका। तो सूत्र आप याद रखिए कि भंवर धारा हानि में क्या रहेगा? वर्ग रहेगा, एडी करंट लॉस उसको बोलते हैं। ठीक, लगाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग और कोर के बीच क्या लगाओगे? इंसुलेशन लगाना है। ठीक है, तो जहां भी हम वाइंडिंग करते हैं तो वहां पे कोर और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन का यूज करना है। ठीक है, जहां वाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बार को रख रहे हैं और रख के शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो वहां पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब शॉर्ट कर दिए वहां पे, इसलिए जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये हो गई आपकी भंवर धारा हानि का सूत्र हो गया। ठीक है, अब डीसी जो जनरेटर था
इसमें क्या होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लोड के, भार के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लोड होगा, भार होगा, तो भार करंट, लोड करंट प्रवाहित होगी, तो वहां पे क्या होगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। तो जो डीसी मशीन होती है, इस डीसी मशीन में ये हमारा आर्मेचर है, और यहाँ पे क्या होते हैं आपके आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर के चालक होते हैं यहाँ पे ये। तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं, ठीक है, और ये हमारा मुख्य ध्रुव है, मुख्य पोल है ये, एन और एस जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं आपके इसमें। ठीक। तो इस अक्ष को क्या बोलते हो आप, इसको MNA या क्या बोलते हो, GNA का अक्ष। ठीक। तो यदि बोलेगा कि डीसी मशीन में कार्बन ब्रश को कहां रखा जाता है, डीसी मशीन में कहां रखते हैं हम कार्बन ब्रश को, तो डीसी मशीन में कार्बन ब्रश को यदि पूछेगा कहां रखा जाता है, तो कहां रखते हैं, ध्रुवीय अक्ष पर। कहां पे रखते हैं, ध्रुवीय अक्ष पे रखते हैं। तो यह रखना है कि डीसी मशीन में कार्बन ब्रश को हम ध्रुवीय अक्ष पर रखते हैं। लेकिन वो किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, तो MNA की आर्मेचर कॉइल से जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है वो, MNA की आर्मेचर कॉइल से जुड़ा होता है। ठीक है। लेकिन यदि ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, और पूछ रहा भाई कार्बन ब्रश कहां रखते हैं, तो फिर आपको किसको टिक करना पड़ेगा, MNA को टिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहली वरीयता किसको देंगे यहाँ पे, ध्रुवीय अक्ष, और यदि ध्रुवीय अक्ष नहीं दिया है तो दूसरी वरीयता किसको दोगे वहां पे, आगे बात समझ में, MNA को दोगे। MNA का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, यानी चुंबकीय उदासीन अक्ष। ठीक है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलते हैं। ठीक है। GNA का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और हिंदी में क्या बोलोगे, ज्यामितीय उदासीन अक्ष उसको बोलोगे। आगे बात समझ में। तो यहां पे आपको याद रखना है कि कार्बन ब्रश की पोजीशन कहां पे होती है। तो कार्बन ब्रश को हम MNA पे क्यों रखते हैं, तो स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो कार्बन ब्रश को MNA पे क्यों रखा जाता है, स्पार्किंग को कम रखने के लिए रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है, इस डीसी जनरेटर में ये मुख्य ध्रुव है, इनकी फ्लक्स ऐसे जाती है, ऐसे मुख्य ध्रुव की फ्लक्स कहां से जाती है, N पोल से S पोल की दिशा में जाती है। ठीक। दूसरा ये आर्मेचर कंडक्टर होते हैं, इनसे भी क्या प्रवाहित होती है, धारा। तो आर्मेचर की करंट जो है यहाँ पे क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। ये कौन उत्पन्न कर रहा है, आर्मेचर धारा। तो आर्मेचर धारा के द्वारा उत्पन्न जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये मेन पोल के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, और उसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक। अब आर्मेचर प्रतिक्रिया के दो प्रभाव हमने पढ़े थे, एक क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, या इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टिंग, ये प्रभाव होता है। ठीक है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है, डिस्टॉर्टिंग प्रभाव होता है। इस प्रभाव के कारण जो ये MNA है, ये अपने अक्ष से क्या होता है, थीटा डिग्री आगे सरक जाता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण MNA क्या होता है, अपने अक्ष से थीटा डिग्री आगे सरक जाता है, और कार्बन ब्रश पे जो स्पार्किंग है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम समाप्त करने के लिए, इस प्रभाव को समाप्त करना है, कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग होना अच्छी बात नहीं है, उसको समाप्त करना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बोलो, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे। तो हम यूज करते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो बात समझ आ गई। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो इसको यूज करके हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया का दूसरा प्रभाव होता है डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव। तो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है, तो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव कौन उत्पन्न करता है, तो ये जो साइड वाले कंडक्टर हैं, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर हो गए। ये जो ऊपर के कंडक्टर हैं यहाँ पे, ये होते हैं डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या होता है, विचुंबकन या अचुंबकन प्रभाव। ठीक है।
तो ये ऊपर और नीचे के कंडक्टर से जब धारा प्रवाहित होती है तो ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो कि मेन पोल के चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है और उसको कमजोर कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव। तो इस प्रभाव के कारण आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रेरित होती है, टर्मिनल पे जो आपको वोल्टेज मिलती है, इनका मान क्या होता है, यहाँ पे घट जाता है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो मेन पोल होता है इस पे एक्स्ट्रा फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स लगा देते हैं और उनको क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, याद आ रहा है। तो इस तरह से ये आर्मेचर प्रतिक्रिया और उसके प्रभाव को क्या करते हैं, हम वहां पे समाप्त कर देते हैं। अब इसमें एक होता है ट्रेलिंग पोल टिप्स और दूसरा क्या होता है, लीडिंग पोल टिप्स। तो ट्रेलिंग पोल टिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अनुगामी अनुगामी ध्रुव बोलते हैं, है ना, अनुगामी। तो एक होता है लीडिंग पोल टिप्स और एक होता है लैगिंग पोल टिप्स। तो जैसे हम देखेंगे कि इस प्रकार से, ठीक, ऐसे है, ये आपका आर्मेचर है, ये पोल है आपके एन और एस पोल, ये आर्मेचर इस दिशा में घूम रहा है। तो जब ऐसे घूमते हुए आएगा तो सबसे पहले इससे टकराएगा, तो सबसे पहले जिससे टकराएगा उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग। लीडिंग को क्या बोलते हैं, अग्रगामी, अग्रगामी, ठीक है, पोल टिप्स इसको बोलते हैं। फिर इधर से टकरा के आगे इधर निकलेगा और इससे छोड़ के जब बाहर निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अनुगामी। अनुगामी को हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेलिंग, ट्रेलिंग पोल टिप्स। ठीक, तो हम देखेंगे कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो यहाँ पे फ्लक्स घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है और यहाँ पे फ्लक्स घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो यदि पूछेगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, ठीक है, किस पोल टिप्स पे फ्लक्स घनत्व ज्यादा होता है और कहाँ पे फ्लक्स घनत्व कम हो जाता है, ठीक, तो जो फ्लक्स का वितरण है वो वायु अंतराल में कैसा हो जाता है, असमान। ट्रेलिंग पोल टिप्स पर फ्लक्स घनत्व बढ़ जाता है और लीडिंग पोल टिप्स पर फ्लक्स घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। किसके कारण होता है, ये आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में क्या संबंध है। ठीक, तो थीटा हम क्या मतलब क्या हो गया, यांत्रिक कोण, यांत्रिक कोण, और थीटा ई का मतलब क्या हो गया, विद्युत कोण। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल डिग्री और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिग्री हो गया। और पी का मतलब क्या हो गया, ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या। तो ये संबंध होता है किसमें, मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो मैकेनिकल डिग्री गुणित पोल की संख्या बराबर क्या होता है, 2 गुणित इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि यदि दो पोल का जनरेटर है, यदि हम जनरेटर कितनी पोल का बनाएंगे, 2 पोल का, तो ये दो दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, थीटा एम बराबर थीटा आई, यानी कि मैकेनिकल डिग्री बराबर क्या हो जाएगी, तो कितने पोल पर, ठीक है, मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री आपस में बराबर हो जाते हैं, 2 पोल पर। तो 2 पोल के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिग्री आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि यहाँ पे कोई जनरेटर है, 6 पोल के जनित्र को एक चक्कर घुमाने पर कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री घूमेगा। 6 पोल के जनित्र को एक चक्कर घुमाओगे तो कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री घूमेगा, तो एक चक्कर में मैकेनिकल डिग्री कितना होता है, एक बार ऐसे घूमोगे ना तो कितना कोण बनाओगे, यहाँ पे यांत्रिक कोण कितना बनाओगे, 360 डिग्री। तो एक चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। तो यांत्रिक कोण हो गया। तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, मैकेनिकल डिग्री गुणित पोल बराबर 2 गुणित इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो 360 हो गया। पोल कितने हैं आपके जनरेटर के, 6 पोल का जनरेटर है, 2 गुणित इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक, ये काट दिए यहाँ पे, तो कितना आ गया, 3 से गुणा कर दिए, कितना आ गया, 1080। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे,
तो यदि कोई 6 पोल का जनरेटर है तो एक चक्कर उसको पूरा घुमाएंगे तो कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री घूमेगा वो। तो ये भी आपको याद रखना है सूत्र भी, और ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो अब एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक।